अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के लाइव इंटरव्यू में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। फर्स्ट जब आप कॉरपोरेटर थे, आपके एरिया में आप क्या तब्दीली लाए, यानी कि पहले कैसा था और बाद में क्या तब्दीली आई उसमें? देखिए, 2002 में मैं जो है चंचलगुड़े का कॉरपोरेटर इलेक्ट हुआ था। तो इसमें जो है चंचलगुड़ा, शाह कॉलोनी, बाग जहरा और आपके गुड्डी बोली, छोनी नादेली बेग, कुरमागुड़ा, ये एरिया आते थे। तो इत्तेफाक से ये था कि 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा एरिया और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एरिया था। एक तरफ जो है याकुतपुरा एमएलए और एक तरफ हैदराबाद एमपी, तो एक तरफ जो है मलकपेट एमएलए, मलकपेट एमपी। ये हल्का जो है बिल्कुल 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का टेल एंड एरिया था, वो आखिरी, यानी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता वो एरिया में, कोई ऑफिसर्स नहीं आते। तो जैसे ही मैं कॉरपोरेटर बनने के तकरीबन 1 महीने के बाद में मुझे पता चला कि पानी की बड़ी शदीद किल्लत थी। मैं कॉरपोरेटर बना सो थोड़े दिन के बाद में ईद उल जुहा या ईद उल अदा आया था। तो इसमें जो है मैं देखा कि चंचलगुड़े के वाटर टैंक के ऊपर जो है सैकड़ों लोग पानी के घड़े लेके ठहरे हुए। तो मैं जब दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो ये जो कृष्णा वाटर लाइन जो जारी मेन रोड पे से, उसको टैप करके चंचलगुड़ा वाटर टैंक को कनेक्ट करा के आज अल्लाह का ये फजल है कि आज तमाम हल्के में चंचलगुड़े के और अतराफ़ व अकनाफ के फर्स्ट फ्लोर पे पानी आता है और रोज़ाना पानी आता है। अब उसके बाद में दूसरा मुद्दा था कि सीवर सिस्टम हमारे कने नहीं था, पूरे कच्चे मोहरियाँ थे, अनप्लान तरीके से लोग काम करते, यानी कच्ची मोहरी पे रोड जला देते, थोड़े दिन में रोड बहती, वाटर पोल्यूशन रहता, रोड जला देते, फिर खोदना। तो मैं क्या किया, एक मास्टर प्लान बनाया था कि अपन 5 साल है अब इस एरिया में क्या क्या करना चाहिए। तो पहले मेरे जितने भी फंड्स आते थे हम जो है सीवर सिस्टम को दिए, पूरा सीवर सिस्टम स्टार्ट टू फिनिश पूरा बदलाया। फिर उसके बाद में वाटर लाइन पे कंसंट्रेट किया मैं। फिर उसके बाद में सीसी रोड जलाए, जहाँ बीटी रोड जलाना था जलाए। इस दरमियान क्या हुआ कि मैं जब भी एरिया में आता जाता था, ये मेरी बचपन से देखता था मैं कि ख़बरस्तानों की बेरुमती हो रही थी, दीवारें नहीं थे। तो ऐसी जहन आया कि ख़बरस्तान की दीवारें उठाना चाहिए। अब ख़बरस्तान की दीवार उठाना तो वक्फ बोर्ड को जाना, वक्फ बोर्ड में पैसे नहीं रहते, बल्दिया दीवार उठाती नहीं ख़बरस्तान की। तो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे। मैं ख़ास तौर पर जाके उनसे कहा कि आप पूरा शहर खूबसूरत कर रहे हैं, आप हैदराबाद को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, गोल्ड सिटी बना रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये ग्रेव यार्ड्स को, ख़बरस्तानों को साफ़ नहीं करेंगे, जब तक जो है आपकी शहर खूबसूरत नहीं होता। तो उन्हें जो है पहली मर्तबा, यानी तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ग्रेव यार्ड्स को बल्दिया के दायरे में दिए और उनकी यानी नीटनेस, क्लीनलीनेस पूरा बल्दिया की ज़िम्मेदारी बोले। तो उसके बाद में ये हुआ कि ख़बरस्तानों की दीवार बल्दिया की तरफ से सबसे पहले मेरे एरिया में उठाई गई। दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद में आबदर खाना बोल के यहाँ पर जो ख़बरस्तान है वो लोधी खान ग्रेवयार्ड बोल के जो छोनी में है, और शहर में सबसे बड़ा ख़बरस्तान जो सुल्तान दर्रा का है। पूरे 5 साल लग गए मुझे, बिट्स बाई बिट्स, जब लाता 1 करोड़ की बीट, 2 करोड़ की बीट, ऐसा करके अल्लाह के फजल से पूरे ख़बरस्तान में जो रास्ते पे जो टाइल्स डालने का काम है ना, वो भी शहर में सबसे पहले मेरे कने स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हम जो है कभी मैयत लेके गए तो बाज़ ख़बरस्तान में लोग चप्पल पहन के नहीं जाते, पत्थर पे चुरका लगता, तो टाइल्स, एक मैसूर टाइल्स बोल के आ रहे थे, वो दलाए। और शंजरकारी मुहिम यानी ट्री प्लांटेशन के ऊपर भी मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, हज़ारों लाखों ट्रीज़ दलाया पूरे, जहाँ जहाँ ग्रेवयार्ड्स खुले हैं, जहाँ जहाँ एरियाज़ है, तकरीबन यानी ट्री प्लांटेशन के ऊपर। फिर आपके मेरे एरिया में जो है कि स्कूल्स थे, बहुत बुरी हालत में था। हमारे चंचलगुड़ा हाई स्कूल के अंदर बाथरूम नहीं, यानी 6 स्कूल एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं, लेकिन उसको बाथरूम नहीं था। टीचर्स जो है अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के नहीं जाते, बच्चे एब्सेंट थे। तो स्कूल्स को भी हम डेवलप करने की कोशिश की। हालांकि जितने काम मैं किया एज ए कॉरपोरेटर, आपके पास जो है वाटर वर्क्स के पावर्स नहीं रहते, सीवर एंड वाटर में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका वो नहीं रहता। खाली आप जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट के ज़िम्मेदार रहते आप बल्दिया।
लेकिन अब क्योंकि खान साहब के साथ रहते हुए काम सीखे हुए थे हम, जो ऑफिसर्स पहले छोटे पोस्ट पे थे बाद में बड़े पोस्ट पे आ गए, तो उसकी तरफ से बहुत सारे काम मिले। आज आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं वो हल्का छोड़ के 10 साल हो गया, लेकिन आज भी उनके घर में छोटी सी छोटी दावत होती या कोई राय मशवरा, यहाँ तक कि अगर कोई उनकी लड़की को रिश्ता आता है तो दरियाफ़ी के लिए मेरे पास आते। तो इतना ऐसा मेरा 5 साल में रिश्ता बन गया था मेरे हल्के वालों का। अच्छा, तो आपका यहाँ पर और एक क्या प्लान है कि जो आज़मपुरे में क्या डेवलपमेंट करेंगे आपका अब जैसा इलेक्शन होने का प्लान क्या है आपका? नहीं, आप देखिए कि आज़मपुरे का जो है, जब मैं चंचलगुड़े का कारपोरेटर था वो सीट को BC कर दिए, फिर उसके बाद में हम हिजरत करे इधर आज़मपुरे में आए। अब आज़मपुरे में 5 साल मेहनत करे, हम सोचे कि भाई मेहनत करें, अब आने वाले 5 साल में सुकून से घर में बैठेंगे, लेकिन अचानक ये हुआ मेरा एरिया रिज़र्व हो गया। फिर हमको नया एरिया आज़मपुरे से लड़ना पड़ा, आज़मपुरे से लड़े हम। अब आज़मपुरे में आने के बाद में सेम किस्सा शुरू हो गया, वही पानी की किल्लत। आज़मपुरे में पानी की किल्लत, चंचलगुड़ा 16/4 में पानी की किल्लत, मूसा नगर में पॉल्यूशन सबसे बड़ा मसला था वहाँ पर, पॉल्यूशन। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई पॉल्यूशन का काम जो रहता इतना आसानी से रेडिकेट नहीं होता बस्ती में। एक महीना लग जाता बस्ती में से पॉल्यूशन निकालने के लिए, एक घर को, एक मेनहोल को वो। तो ये जो स्लम बस्तियाँ थे, मूसा नगर, कमल नगर, विनायक वेदी, रसूलपुरा, ये पूरे स्लम बस्तियाँ थे। फिर चौखंडी, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरी मुखालिफत बहुत की गई है एरिया में। जब भी हम जाते तो लोग जो है देखते, तनते, खकार के थूकते। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि मैं कारपोरेटर बनने के बाद में जो पहला 30 लाख रुपए बजट मिला था, वो चुमटी शाह मस्जिद के सामने जो मैं रोड डलाया तो सारे महल्ले वाले खुश हो गए। आप जाके देख सकते कि आज़मपुरे में जो मरकज़ के सामने कम्युनिटी हॉल क्या हालत थी बोलिए, उसके ग्राउंड की क्या हालत थी। मैं जब चमन को इतना खूबसूरत बना के रखा था। ये मेरा प्लान था कि मैं जो है ROB बनाना चाह रहा था, ये जो ट्रेन है ना, तो मैं जो है रोड ओवर ब्रिज बनाना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कि कौन वो फंड्स दिए, क्या करे, उसको RUB कर दिया। आप देखिए टोटल फेलियर है वो। वहाँ पर जब भी बारिश आता रास्ता बंद हो जा रहा। तो आज़मपुरे में भी जब मैं इलेक्ट हुआ था बहुत मेहनत किया 5 साल तक। आज़मपुरे के कितने कब्रस्तान है देखिए आप, जो मूसा नगर का कब्रस्तान है, आपके कमल नगर में एक अंदर छोटा कब्रस्तान है, आपके ये मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के सामने का कब्रस्तान है। तो अल्लाह ताला जो है वहाँ पर भी काम लिया, कई 5 साल तक काम किए। अब सेकंड टर्म तो ऐसा हो गया था मेरे लिए कि मैं खाली आज़मपुरे का कारपोरेटर नहीं, पूरे शहर का कारपोरेटर है वैसा हो गया। जहाँ पर भी तकलीफ होती लोग बुलाते, हाई एक्सपेक्टेशन रहते, ऑफिसर सुनते हमारी, तो करने का इंशाल्लाह वैसा किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो सीट को रिज़र्व कर दिए। 2015 के इलेक्शन में सीट को रिज़र्व किए तो मेरी अहलिया वहाँ से इंतखाबात लड़े। उस वक़्त ये हुआ कि TRS के हमारे महमूद अली साहब जो है बस्तियों में फिर के हिंदू वोटर्स में ख़ास तौर में ये बोले कि हम आपको जो है डबल बेडरूम फ्लैट देंगे, हम आपको फलाना करेंगे। तो हिंदू वोट्स जो है TRS को चले गए थे, जो मेरे को आते थे, जो आने का था। तो उसमें हम जो है 1100 वोटों से हार गए थे हम। तो अब देखिए कि जो 5 साल पहले मैं जो काम करवा के छोड़ा था, आज भी आप जाके देख सकते हैं कि जो कांटे के सामने की मस्जिद है, इत्तेफाक से थोड़े दिन पहले वो मस्जिद में चोरी हुई घड़ी की। तो कमेटी वाले मुझे बुलाए थे, मैं गया। मुझे हैरत ये हुई कि मैं वहाँ की बाउंड्री वाल छोड़ा, आधी 5 साल पहले उठाया था। मैं 5 साल के बाद में मस्जिद में गया तो देखा तो क्या वो बाउंड्री वाल जैसी कैसी आधी है। लोग बोले साहब आप चले गए, ये कांटियाँ भी साफ़ नहीं हो रही, वरना जो है बल्दिया से हम कांटियाँ साफ़ कर। और स्पोर्ट्स यूथ्स के ऊपर ख़ास तौर पे मैं 2 टर्म कारपोरेटर रहा, जब भी स्पोर्ट्स का सामान लाया 1 लारी भर के लाता था। 100 के ट्रैक पैंट, टी-शर्ट, शूज़, कैप्स, आपके जैकेट्स, हॉकी का सामान, आपके कैरम बोर्ड्स, चेस, शटिल, हर वो सामान बांटा मैं बच्चों को ला के यहाँ पर। अब ये 5 साल में हैरत हो रही मेरे को, आज तक किसी को ना एक बैट मिला ना कुछ मिला।
तो मेरा बोलने का मतलब है कि मैं जो है आज़मपुरे की पूरी जोग्राफिया से वाकिफ़ हूँ। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला खिदमत का मौका दिया, मेरी अहलिया वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका निशान बैट है, अगर अल्लाह कामयाबी देगा, लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह फिर काम करेंगे। काम करना ही हमारा काम है, नस्बुल है। अब दूसरे पार्टियां बड़े बड़े मैनिफेस्टो बना के लाते हैं, यही टीआरएस वाले, यही कविता मैडम जो है आज़मपुरे में जलसे में बोले थे कि मैं जो है फलाना 2 बेडरूम दूंगी बोल के। एक आदमी को आज़मपुरा डिवीज़न के 2 बेडरूम नहीं मिला। वो कविता किधर है नहीं मालूम, होम मिनिस्टर साहब कहाँ है नहीं मालूम। उसके बाद में 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, 2 साल से होम मिनिस्टर है। पूरे आज़मपुरे में एक आदमी को होम गार्ड रखा है क्या पूछिए, एक आदमी को कांस्टेबल रखा है क्या पूछिए। 5 साल जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, क्या किसी को एक आदमी को कलेक्टर, कोई कलेक्टर के ऑफिस में रखा है क्या पूछिए। छोटे मोटे टेम्पररी पोस्ट पे तो रखा सकते थे ना आप। तो किसी को उनकी नीयत ही नहीं है काम करने की, या किसी को काम आने की नीयत नहीं है। बस उनका काम है इमाम ज़मीन बनना, पैरा पढ़ना और सीएम को खुश करना, सीएम के गुड बुक्स में रहना। कौम क्या तो कोई उनके तस्वुर ही नहीं है। आप बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं कारपोरेटर जीत गया तो ये नल लाइट ड्रेनेज मोरी में मसरूफ़ हो जाऊंगा, दूसरे कामों में छोड़ दूंगा बोल के आप पूछ रहे हैं। ये जो है देखिए, काम करने वाले की जो नीयत होती ना, आप फ़र्ज़ करिए मैं थोड़ी देर के लिए ये बोल सकता हूँ कि मैं कारपोरेटर नहीं था भाई, मैं नहीं करता काम, मैं घर में बैठ जाता हूँ, मैं ऑफिस को नहीं जाता हूँ, मैं फ़ोन नंबर बदल ले सकता हूँ मैं। तो मैं कारपोरेटर इलेक्शन हारने के दूसरे दिन सुबह में, आप आज भी आप फेसबुक पे और डेट पे देख ले सकते हैं कि रात में हमारे रिज़ल्ट निकला, हम हार गए। 2 रकात नमाज़ पढ़ा के मैं बोला कि अल्लाह जो भी फ़ैसला था तेरा फ़ैसला था। अल्लाह का शुक्र ये अदा किया कि मैं ये जो है दलदल से पाक दामन निकला मैं, वरना बालकनी बढ़ाए तो पैसे, एक फ्लोर डाले तो पैसे, नाले पे कब्ज़ा, नल को कनेक्शन को खोदे तो पैसे, ये एक तमाम रिकॉर्ड है कारपोरेटर्स का। लेकिन मैं जो है अल्लाह ताला पाक दामन मेरे को एज ए 10 साल के बाद में मैं निकल गया। दूसरे दिन सुबह में जो है मुझे कुछ लोग फ़ोन किए कि भाई हम जो है निर्मल से आए हुए हैं, आज 4 दिन से हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो बोला मैं ऑपरेशन नीम्स में क्यों नहीं हो रहा, तो बोले भाई यहाँ पर जो है लाइट कट गई है नीम्स की, पैसे नहीं बने हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि पानी नहीं है यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में। तो मैं आप बखुदा यकीन नहीं मानेंगे, दिन भर का इलेक्शन की थकान थी, रात भर का थका हुआ था, लेकिन सुबह 9:30-10 बजे मैं नीम्स हॉस्पिटल पे सुपरिटेंडेंट के रूम के बाहर धूप में तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे धरना दिया अकेला। मेरे साथ कोई भी नहीं थे, मैं अकेला बैठ गया जाके वहाँ घास पे। पंजागुट्टा इंस्पेक्टर आ गए, एसीपी आ गए, हेल्थ सेक्रेटरी आया, उन्हें आया, बाद में लाइट वाले आए, फिर दोनों में बातचीत हुई। मैं बोला कि भाई ये गवर्नमेंट इदारा है, हॉस्पिटल है, इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले हैं ये लोग, आप इनकी लाइट कट कर दिए, कैसी जलील हरकत करे। खैर बहरहाल बाद में बहुत बड़ा मेरे धरने के, तो काम की नीयत जो रहती ना, उन्हें कभी भी कौन से भी पोस्ट पे रहो या पोस्ट पे मत रहो, काम करता हूँ। तो ऐसा सब गलतफहमी है, लोगों में गलतफहमी पैदा कर रही। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पहले 5 साल कारपोरेटर थे, उसके बाद में फिर बने और बढ़ के काम करे, नहीं थे तो और बढ़ के काम करे, अभी भी और बढ़ के काम करेंगे। वो कौन सा छोटा एरिया रहता है, उसका 1 घंटा दिए तो बस है उसको। शहीद हुई जो भी मसाजिद हुई, बावजूद उसके उलमा कुछ हद तक जो है बाज़ लोग मुखालिफत करे, कुछ ये हो गया। फिर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम जो टीआरएस की तारीफ में खड़ी हुई। देखिए साहब, आप जो है उलमा किसको कहते हैं पहले ये डिफ़ाइन करिए, उलमा के मायने क्या है। तो मेरी नज़र में तो उलमा मशाइखीन मैं बहुत कम लोगों की देखा हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल साहब जब बक़ैदे हयात थे, ये सेक्रेटेरिएट को आगे बढ़ा रहे थे, जो सी ब्लॉक को नया चेम्बर बना रहे थे चंद्रबाबू नायडू साहब। तो उन्होंने ये किए कि कोई बोले कि वो मस्जिद हाशमी को हटा देंगे, कहीं दूसरी जगह बना देंगे। तो अब डिक्टेटर टाइप आदमी था चंद्रबाबू नायडू, किसी की सुनता नहीं था उन्हें। तो मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल को कोई इत्तला ये किए कि मस्जिद हाशमी हटने वाली है। तो मैं मौजूद था उस वक़्त, खान साहब से गुफ्तगू हुई, खान साहब रात में घर पे गए, बैठे बातचीत करे। तो खान साहब से दरियाफ़्त करे तो खान साहब फिर कलेक्टर को फ़ोन करके पूछे, तो उन्हें बोला हो ये मस्जिद तोड़ दे रहे। दूसरे दिन जुमा था,
जुमे में जो है मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आखिल साहब जो है चंद्रबाबू नायडू को वार्निंग दिए, बोले कि अगर ये मस्जिद को धक्का लगेगा तो पहले तो तेलुगु देशम के अक़लियती कायदीन का बायकाट किया जाएगा, उनको ख़बरस्तान में जगह नहीं दी जाएंगी, यानी सोशल बायकाट तेलुगु देशम के अक़लियती कायदीन का। और बोले फिर हम जो है इतना ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे कि आने वाले साल 2 साल में तुम्हारी हुकूमत गिर जाना। जैसा ही इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट डालने के बाद में जो है पूरे दूसरे दिन सुबह में मैं समझता हूँ 7:30-8 बज रहे थे, लालजान पाशा घर पे आए, फारूक हुसैन मिनिस्टर घर पे आए। तो वो दयानतदारी कहाँ है आज बताइए। तो आप वैसे आदमी को उल्मा बोलिए, मैं मानता हूँ। अब रही बात TRS की, KCR साहब की, ये बात जो है मैं बहुत पहले बोला था जब आलेर एनकाउंटर होने के बाद में कि भाई आप इसका पैंट उतारे तो खाकी चड्डी दिखती बोल के। तो इसमें ये हुआ कि पहले तो देखिए आपके जैसा ही तेलंगाना अलग हुआ, ये दोनों भाई असदुद्दीन अकबरुद्दीन जो है तेलंगाना की स्टांच मुखालिफत करे, लोग आखिरी मुखालिफत करे। अरे वहाँ प्रणब मुखर्जी जो है कमेटी बना दिया, तेलंगाना का केक कट रहा है, ये लोग TV 9 पे बैठ के मुखालिफत करे ये लोग। खैर तेलंगाना बन गया, उसके बाद में जो है चीफ मिनिस्टर KCR साहब CM बन गए। तो इसमें ये हुआ कि सबसे पहले किशनबाग राइट्स हुआ, एक झंडा जलाए थे, याद होगा आपको, 4 लोगों को फायरिंग करके मार दिए। आज की तारीख तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कायम हुई थी, आज की तारीख तक जो है उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं आई। क्यों? जो पुलिस वाले गलती से मुसलमानों को मारे उनको कोई सज़ा नहीं दिए। अच्छा, फिर उसके बाद में आलेर एनकाउंटर देखिए आप, आलेर एनकाउंटर हुआ जब, मैं आप जितने भी उल्मा आपके जहन में नाम है ना, मैं पूरों को टेलीफोन किया, मैं पर्सनली कई लोगों से मिला, मैं बोला भाई कुत्ते बिल्ली के, अगर कुत्ता गाड़ी के सामने आके मर गया तो एहतजाज होता, महल्ले में मारते, ये हमारे बच्चे जो है उससे गए गुजरे हो गए क्या, जुडिशल कस्टडी में लेके जाके उनको मार दिए, अपन आवाज़ उठाएंगे। तो कोई उल्मा किसी में हिम्मत नहीं हुई, खुद यानी MIM के 7 MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाजा नमाज में तक नहीं आए कोई भी। अब उसके बाद में ये हुआ कि उसके ऊपर भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी, आज 7 साल हो गया, बताइए क्या ऐवान असेंबली में जाके वो लोग आवाज़ रखे क्या, आज तक नहीं हुआ। हम अमजदुल्ला खान, मैं ही था जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाला, 5 साल 6 साल 7 साल से हम लड़ रहे हैं उसके ऊपर। हालिया फैसला आया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि 5 लाख रुपए दियो एक विक्टिम की फैमिली को, आलेर एनकाउंटर वाज फेक बोल के आया। कितना बड़े, अच्छा चलो आप नहीं काम किए ना, कम से कम ये उल्मा मशाइखीन वो आलेर एनकाउंटर NHRC की रिपोर्ट लेके जाके गड़बड़ करना ना, नहीं कर रहे हैं वो भी। फिर उसके बाद में जो है 12% रिजर्वेशन किसी को याद नहीं है, CM साहब पुकार के बोले वफ़ कमिश्नरेट देते, बोले वो नहीं दिए, माइनॉरिटी बजट कम कर दिए, 2200 करोड़ का माइनॉरिटी बजट सैंक्शन करे, रिलीज़ करे 400 करोड़ रुपए खाली। तो कोई जाके ये पूछ रहा नहीं कि भाई आप इतना ऐलान करें, इतना कम कैसा दिए पैसे बोल के। फिर उसके बाद में जो है रोड वाइडनिंग में मस्जिद एक खाना की बात सुनिए आप। मस्जिद एक खाना को रोड अंदर एक आशूर खाना था, मस्जिद थी, तो मेरे पास एक हमारे दोस्त आए, आके उन्होंने ये बोले कि भाई मस्जिद एक खाना को शहीद करने वाले हैं बोल के। तो मैं जाके हमारे शाहनवाज कासिम साहब उस वक़्त स्पेशल ऑफिसर थे, उन्होंने एक स्ट्रांग लेटर लिखे बल्दिया कमिश्नर को। बल्दिया कमिश्नर जो है उस वक़्त का, उन्हें ये नहीं बोला कि मैं नहीं तोड़ लो, नहीं बोला उन्हें ये बोला कि यहाँ पर कोई एक जने क्लेम कर रहे हैं हमारी ओन प्रॉपर्टी है बोल के, आपके क्या क्लेम है ला के बताओ, हम उनको पैसे नहीं देते, आपको देते बोल रहा उन्हें, यानी मन बना लिया। अब आप बोलिए मेरे को, बल्दिया कमिश्नर किसके तहत है? KTR म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के तहत है। बगैर KTR के बोले कि क्या उन्हें मस्जिद तोड़ सकता था क्या बल्दिया कमिश्नर? कोई ऑफिसर अपने पे नहीं लेता उन्हें। उसके बाद में ये हुआ कि बल्दिया कमिश्नर जो है रोड वाइडनिंग में तोड़ दिए मस्जिद को। अब मस्जिद को तोड़ने के बाद में क्या हुआ कि होम मिनिस्टर साहब आके एक अहमा खाना बयान दिए कि सऊदी अरब में हटा देते मस्जिद, रोड वाइडनिंग में यहाँ हटाए तो क्या जा रहा बोले। फिर बोले नहीं हम नई जगह बना देते बोले, चलिए खैर वो हो गया। मस्जिद एक खाना टूटने के थोड़े दिन के बाद में जो है इलेक्शन आया तो अचानक 2018 में इलेक्शन का ऐलान हुआ। मैं लेटर लिखा, बाज़ाब्ता लेटर में लिखा कि भाई आलेर एनकाउंटर, मुस्तफ़ाउद्दीन किलिंग जो आर्मी गैरेसन में बच्चे को
2 आर्मी वाले बदफेली करके मार दिए उसको, आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, आज तक वो आर्मी वालों को गिरफ्तार नहीं करे, आज तक ना वो बच्चे को एक्सग्रेशिया दिए जो ऐलान करे सो। तो मैं ये पूरा लिखा, डेट वाइज लिखा कि भाई ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, आप जो है मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए मेरे भाई। कौन क्या शैतान आके मक्का मस्जिद में बम धमाका करा, क्या बताओ। वटोली में एक वाक़या हुआ था, याद है आप लोगों को, कि एक ही घर के 6 लोगों को जो ज़िंदा जला दिए थे, पूरे खातिल बाइज्जत बरी हो गए वटोली के। निज़ामाबाद में जो है एक गैर मुस्लिम एक बच्ची का रेप करके उसको मार दिया था, जिंदा जला दिया कुछ था, उन्हें आज़ाद बाइज्जत बरी हो गए। बहरहाल एक 40-50 पॉइंट्स लिख के मैं सबको लेटर लिखा, तो कोई एक उलमा भी जो है मैं रजिस्टर्ड पोस्ट करा, उसकी कापियाँ हैं मेरे कने, तो किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि KCR या TRS से क्वेश्चन करने की। अचानक इलेक्शन आया, पूरे उलमा मशाइखीन भागे, जाके सोमा तायद कर दिए, KCR की तायद कर दिए, ठीक है। 2018 असेंबली इलेक्शन के बाद में, यानी 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, कोत्तागुड़म में एक फॉरेस्ट एरिया है, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में भद्राचलम कुछ है वो, वहाँ पर एक मस्जिद को शहीद कर दिए। ये बोले कि भाई, तो वहाँ की कमेटी के गांव के तकरीबन 100 लोग मेरे कने आए थे। मैं खुद महमूद अली साहब से फ़ोन पे बात किया, बोला ये क्या है साहब, ये मस्जिदा तोड़ दिए। नहीं, मैं अभी कलेक्टर से बात करता हूँ, मैं अभी SP से बात करता हूँ। बोले आज बोल के 2 साल हो गया, आज तक वो मस्जिद नहीं बनी, आप जाके देखिए, पूरी मस्जिद जैसी की वैसी पड़ी हुई है, उसमें कभी नमाज हो रही, कभी नमाज नहीं हो रही। ये एक हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम कायदीन, ये मुस्लिम उलमा मशाइखीन की ये जो नाहली की वजह से CM की हिम्मत बढ़ते गई। अब उसमें फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आया, फिर तायद करे, गली गली गांव जाके ये लोग जो है, मेरे कने बास ऐसे फ़ोटो से आप जिसको उलमा मशाइखीन बोल रहे हैं, बास जने जो है TRS का खंडवा डालने के स्टेज पे बैठ गए। भाई आपका एक मुकाम रखिए, देखिए यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा की तारीख़ पढ़िए आप जो है बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पढ़िए आप। बड़े बड़े बादशाह आ गए तो आप अपने उससे दरबार से बाहर नहीं आते थे, बादशाह आके कई दिन तक ठहर के वापस चले जाते थे हाज़िरी देने के लिए। तो खैर बहरहाल ये सब वाक़ियात है। 2019 का इलेक्शन आया तो मैं फिर लिखा लेटर कि मैं बोला देखिए भाई, 2 मस्जिद टूट गए, इतने इनकाउंटर्स हो गए, ऐसे हो गए, कम से कम आप लोग जो है पार्लियामेंट में तायद मत करो, खामोश बैठ जाओ आप लोग। फिर 2023 में हमारे उलमा मशाइखीन तायद करे पूरे TRS की। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी और हिम्मत बढ़ गई। नारायणपेट में एक आशुर खाना तोड़ दिया रोड वेडिंग में। TRS का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव कमेटी का सदर है, उन्हें TRS का मेंबर है, उन्हें बाज़ाफ्ता जो है डोज़र की पूजा कर रहा, जो डोज़र से आशुर खाना तोड़ रही, वो डोज़र की पूजा कर रहा। सो वीडियो आया तो मैं डाला। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उलमा मशाइखीन जो है कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा मेरे को कि इन लोगों का कहीं किडनैप हो गया, बंद है, यानी इनको अगर दिन बोले तो दिन बोलना, रात बोले तो रात बोलना। तो इनका यरगमाल हो गया, इन लोगों का सियासी यरगमाल हो गया। कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से। अब एक गिने चुने 2-3 जने हैं बोल रहे हैं, उसमें एक मौलाना जाफ़र पाशा साहब एक है, एक हमारे खवी साहब एक है, मुफ्ती अब्दुल मुगनी अल मज़री साहब है। अब बस इतने ही लोग बचे हुए। जमीयतुल उलमा की तरफ से कुछ आवाज़ आ रही, यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही। तो मेरा बोलने का मतलब NRC का वाक़या आया। देखिए आप, TRS जो है जब से इक़्तिदार पे आई है अब तक 11 या 12 मरतबा BJP की तायद करी और जुल्म की इंतहा। देखिए नोटबंदी में TRS BJP के साथ, आपके UNPA एक्ट लाए उसमें साथ में, आपके ट्रिपल तलाक में शरीयत में मदाखलत हो गई ना साहब, उसमें भी जाके TRS BJP के गोद में बैठी और हमारे लोग TRS की तायद करे। बोले तो अब क्या अल्लाह का ने जवाब देते बताइए आप, क्या उनका ज़मीर बोल रहा होगा। चलिए तमाम हो गया। पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद में ये जो सेक्रेटेरिएट का नक्शा बन रहा था, तो ये 2 मस्जिदों को तोड़ने की बात आई तो कुछ वहाँ पर कुछ एक ऑफिसर्स जो है CM को क्वेश्चन किए कि साहब मस्जिद तोड़े तो गड़बड़ होती, तो उन्हें ऐसा झटक के बात करा उन्हें, ठीक है मैं देख लेता हूँ जाओ बोल के। तो क्या आपका ना सियासी वेट रहा आपका, ना मजहबी वेट रहा आपका। अब आप जो है खाली वो गली में अज़ा दे लेना, नमाज़ पढ़ा लेना है, बस ख़त्म, और उससे हट के आप कुछ कर नहीं सकते अब।
तो अब इनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी इस्तेमाल। जब इनको ज़रूरत है चलो जाओ बयान दे डालो, जाके बयान दे रही, चलो जाओ जाके दौरा करो, दौरा कर ले रही। तो हमको हमारे उलमा मशाइखीन को जो है हमारे जो माजी के उलमा मशाइखीन थे उनसे सबक लेना चाहिए, सच के रास्ते पर चलना चाहिए, ईमान का खाना चाहिए। तो जब कहीं आपके आवाज़ में दम होता, अब आप बताइए मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल रहीनी या मौलाना नसीरुद्दीन, इन लोगों की तारीख पढ़ी है, कितने मरतबा ये लोग जेलों को गए, बोलिए पुलिस का इनके ऊपर क्या जुल्म नहीं हुआ। तो अब जो फिर मौजूदा अब ये बल्दिया इलेक्शन में तायद करे बोले तो अब अपन कुछ नहीं बोल सकते, अपन अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनके ज़मीर को ज़िंदा कर बोलते हैं। जफरुद्दीन अवैसी साहब जो है मोहनपुरे में बयान करें, उसमें लोग बोले कि मैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का नक्शा तैयार हो गया, मैं लाने वाला था नहीं ला सका। तो इस सिलसिले में उन्होंने बोले मस्जिद बनेंगी, बहुत शानदार बनेंगी बोल के बयान आया। मेरे जहन में एक बात ये है, मस्जिदा दो थे मस्जिदा, लेकिन जब भी कोई मस्जिद के बारे में बात कर रहा तो एक मस्जिद की बात कर रहा हूँ। मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखिए साहब, मस्जिद टूटी, आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात करिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है सीमांचल की बदहाली के ऊपर गुफ्तगू करते, प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करते उन्होंने। उनके बगल में उस्मान नगर 3 महीने से डूबा हुआ है, 3 मस्जिदा वहाँ डूबे हुए हैं, 8 लाश निकल गए अभी तक, उनको वहाँ जाना नहीं होता। उनका चेयरमैन है वहाँ जलपल्ली में, एमआईएम का चेयरमैन है ना वहाँ पर, वहाँ जाना नहीं होता। भोपाल में इनकाउंटर हुआ, 5-6 जनों को मार दिया वहाँ पर जेल से निकाल के, 3 मिनट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी नेशनल टेलीविज़न पे आ गए। लेकिन आलेर में इनकाउंटर हुआ, आज की तारीख तक ना पार्लियामेंट में आवाज़ है, ना बराए नाम खाली 0 ओवर असेंबली में आवाज़ उठा देते। तो अब ये है कि यहाँ पर जो है देखिए कि मस्जिद टूट गई। आप बताइए मेरे को, हिंदुस्तान में कहीं भी मस्जिद टूटी या कुछ हुआ तो जाके वहाँ पर मुस्लिम लीडर जो है दौरा करते, देखते, वहाँ का वाक़े का स्पॉट का वो करते, इंस्पेक्शन करते। अरे मैं आज तक पूछ रहा हूँ, मस्जिद टूटी तो टूटी, हमारे कुरान की बेरुमती हुई भाई। वहाँ पर दुनिया के कुरान थे, वहाँ पर जानिमाज था, वहाँ पर हर चीज़ था ना, वहाँ पर मिंबर रसूल था। वहाँ के मस्जिद के मौज़म साहब से आप जाके इंटरव्यू लीजिए। मस्जिद के मौज़म साहब बोल रहे हैं कि जब मस्जिद टूटने की मेरे को इत्तला मिली तो मैं सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को फ़ोन किया, तो रात के 11:30-12 बज रहे थे। उन्होंने बोले आप बेफिक्र से रहिए, कुछ नहीं होता बोले। फिर उसके बाद में मस्जिद टूट गई। आप बोल रहे हैं कि बना देते, ये सब इलेक्शन का चॉकलेट है। ये मस्जिद यकीनन वहाँ बनेगी, सीएम की भी नीयत है, सीएम केसीआर भी थोड़ा गॉड फियरिंग है, लेकिन उस मुकाम पर बनेंगी या नहीं बनेंगी वो बात की क्लियरिटी नहीं दे रही। अब आप बोल रहे हैं खूबसूरत बनेंगी, फलाना होगा। आप देखिए, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक जो है एक आदमी तनख्वाह लेकर बस में सफ़र कर रहा था वो, तो उसकी जो है एक चोर पॉकेट मार देता। मार देने के बाद में बस का कंडक्टर जो है उसको पकड़ लेता, बस वो पैसेंजर को, ला टिकट कहाँ है बोलते, उन्हें जेब में हाथ डाल के देखता, उसके पॉकेट चोरी हो जाती। तो ये जो आदमी चोरी करता ना, उन्हें निकाल के उसकी पॉकेट में से टिकट को पैसे देता। तो पूरे बस में जितने पैसेंजर बैठे हुए सब जने, अरे क्या नेक आदमी है भाई, अरे क्या अच्छा आदमी है भाई बोलते। साहब 700 करोड़ रुपए के वक्फ प्रॉपर्टी साहब डैमेज करके आप बोल रहे हैं कि मैं एक मस्जिद बना के देता हूँ। हज हाउस की हालत देखो क्या है पड़ी हुई, बाजू की बिल्डिंग कितने साल से बन रही। ये सीएम साहब बोले एयरपोर्ट का नहीं हज हाउस बना के देता हूँ, 100 एकड़ ज़मीन देता हूँ खबरस्तान के वास्ते। अरे केसीआर साहब के वादे तो गालिब की महबूबा के वादे हो गए। उन्हें रोज़ मिलती हूँ, बोलती नहीं इन्हों बड़े शायर बन गए बेचारे। तो अब हमारे को भी केसीआर साहब रोज़ एक देते चॉकलेट, रोज़ सुबह में उठते एक चॉकलेट मुँह में दे देते। अब हमारे कायदीन निकल जाते, डब 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 डब्बा बजा लेते, निकल जाते। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, आपके जेड चैनल से मैं उन तक मेरा पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि मोहतरमुल मुकाम जनाब अकबर ओवैसी साहब, आप बोल रहे हैं मस्जिद का नक्शा बन गया, डिज़ाइनिंग हो गई, खूबसूरत बनेंगी। मैं आपके तमाम बातों को यकीन कर रहा हूं, लेकिन मस्जिद टूटी, कुरान की बेरुमती हुई, अभी तक किसी को सज़ा नहीं मिला। उन्होंने सारी आपके भाई सारी चला दोनों का ट्विटर पे। अब जो है आप बोल रहे हैं कि मस्जिद बनेंगी, आप वजाहत करो कि उसी मुकाम पर बनेंगी, वहीं बनेंगी बोल के आप वजाहत नहीं कर रहे हैं आप। और 2 मस्जिद बनेंगी, खाली मस्जिद बनेंगी। भाई आज एक जलसे में आप भूल के आए, ठीक है, फिर दूसरे जलसे में वही रिपीट कर रहे हैं मैं भूल के आया, तीसरे जलसे में भी बोल रहे हैं भूल के आया।
तो आप कल एक काम करो, आप घर से निकलते वक्त जो है एक 10 आदमी को बोल दो मेरे को याद दिलाओ फाइल लेके जाना है बोल के। तो बहरहाल ये सब जो है यानी 12% का चॉकलेट, वक्फ कमिश्नरेट का चॉकलेट, मस्जिदों का चॉकलेट, ये जो है अलग अलग साइज़ के चॉकलेटा लेके हम चूस लेते बैठे हुए हैं। जीएचएमसी इलेक्शन इतनी जल्दबाजी में करने की क्या वजह हो सकती है? नहीं, इसमें देखिए हमारे केसीआर साहब जो है इन्हों खुद जो है बगैर ज्योतिषियों के कुछ बोले के नहीं करते ना। इनको अंदाज़ा था कि पहले से कुछ ऐसी रिपोर्ट आ गई थी कि दुब्बा का बाई इलेक्शन जो है इन्हों हारने वाले हैं बोल के। तो इन्हों जो है केसीआर जो है बहुत प्लानिंग से काम करते हैं, उन्होंने कुछ भी करे तो आप केसीआर को एक अच्छा लीडर भी मान सकते हैं आपके, वेरी गुड प्लानर बोल के। इनको कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो गुरुनंदा राव जो कैंडिडेट है उन्हें जो है ज़मीनी वर्क काम किया हुआ है। उन्हें आपके पहले टीआरएस में था, 2 बार इलेक्शन लड़ा, हारा, उन्हें उसके साथ सिंपैथी थी, अब उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इन्हों क्या किए हरीश राव को वहाँ इंचार्ज बनाए ताकि हरीश राव अगर सीट हार गए तो हरीश राव को यानी उसका हारने का तोहफा देना बोल के उसको बिठा देना घर में। और फिर उन्होंने ये भी सोच लिए कि अगर बीजेपी जीतते, बीजेपी जो है एकदम अकल में से निकल गए थे बीजेपी वाले, अब तो हम तेलंगाना पे जीत लिए, वैसा हो गया ऐसा हो गया। तो केटीआर साहब ये करे कि बलिया इलेक्शन कराओ, स्वीप करो, 110 सीटें ला लो और फिर वो दुबाका के रिजल्ट को लोग भूल जाते बोल के बीजेपी की हिम्मत। तो इसमें ये हुआ कि आप देखिए आज़ादी के बाद से लेके आज की तारीख तक ऐसा आनंद फानंद में इलेक्शन नहीं हुआ कभी भी। यानी 18 के दिन ऐलान, 19 के दिन नॉमिनेशन स्टार्ट, 20-21 को स्क्रूटनी, 1 के दिन पोलिंग हो जा रही। एक कैंडिडेट जो है, अब जैसा मैं फ़र्ज़ करिए कैंडिडेट हूँ, मेरा एरिया नहीं फिर सक रहा हूँ मैं कहीं भी 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में। तो बहरहाल ये है कि ये जो आनंद फानंद में इलेक्शन करवाया गया है, इन्हों चाह रहे थे कि एक सियासी चाल है, मुखालिफिन के पैरों में से ज़मीन निकाल देना चाह रहे थे। कांग्रेस बीजेपी रेडी नहीं, और ये जो बीजेपी का हवा खड़ा कर रहे हैं, रोज़ाना बीजेपी वाला एक बयान दे रहा, एक बोल रहा पागल सर्जिकल स्ट्राइक कर देता हूँ। अरे क्या हैदराबाद पाकिस्तान में है, तू सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा सो बोलिए। तो एक जना बोल रहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को किरण से लटका देता हूँ उनकी दाढ़ी। ये पूरा मैच फिक्सिंग चल रहा, आप समझिए। आप ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी है ना। टीआरएस वाले बोल रहे हैं हमारा एमआईएम का अलायंस टूट गया बोल रहे हैं। फरीदुद्दीन साहब जो है टीआरएस के एमएलसी है, उन्होंने मशीराबाद के इंचार्ज थे, उन्होंने एमआईएम के एक एरिया में कहीं दौरा कर रहे थे, अचानक उनको तीसरे दिन हटा दिया वहाँ से। एमआईएम के कारपोरेटर एरिया में जा रहे हैं बोल के। बाद में फरीदुद्दीन साहब मालूम करे तो ये मालूम हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी जो है केटीआर को फ़ोन करके फरीदुद्दीन को एरिया चेंज करा के भिजा दिए। पब्लिक में लड़ रहे हैं अपन, कल बल्दिया इलेक्शन होता फिर दोनों एक हो जाते। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो बीजेपी की जो बम चल रही, जो हवा बता रही, वैसी कुछ भी नहीं है। जो 3-4 सीट जो किशन रेड्डी जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिकंदराबाद में, वहाँ पर कुछ जीत सकते हो, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल, बीजेपी के जो लोग दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, उन लोगों के मुताबिक उनके आने की वजह क्या बन सकती है कि सब छोड़ के हैदराबाद पे नज़र रखने का मकसद? नहीं, इसमें देखिए कि ये लोग जो है बीजेपी को ये अंदाज़ा हो गया कि आने वाले दिनों में जो है साउथ में हमको फॉर्मेशन करना है। ये लोग जो है अब उनसे कुछ 1-2-3 स्टेट्स जो छुटे हुए हैं जहाँ पर वो मुनज़्ज़िम ने, जैसा बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तो सेम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं लोग। यानी जैसा उत्तर प्रदेश में यूज़ करे थे कि पूरे मुस्लिम पॉलिटिशियंस को आगे बढ़ाना और इश्तियालंगेज़ तकरीरां करना, तो सेम टाइप में वो लोग जो है ये एकदम जो 4 एमपीस आ गए तेलंगाना में उनके, ये जो है सिर्फ केसीआर या टीआरएस पार्टी के लिए लम्हे फ़िक्र नहीं है, बल्कि तेलंगाना की सेकुलर आवाम के लिए भी ये लम्हे फ़िक्र है कि बीजेपी के 4 एमपीस जीतना, फिर बाई इलेक्शन में एक एमएलए जीत लेना। वो बीजेपी जिसका सफाया हो गया था तेलंगाना में, 1 सीट पे आ गए थे, थोड़े दिन में जो है 4 एमपीस कैसा जीत सकते बताइए आप। एक आदमी जो है जो कारपोरेटर इलेक्शन नहीं जीता, एमएलए इलेक्शन नहीं जीता, उन्हें डायरेक्ट एमपी इलेक्शन कैसा जीतता बताइए। एक जो है एमएलए इलेक्शन नहीं जीत सका एक शख्स, उन्हें सिकंदराबाद का एमपी जीत रहा और मिनिस्टर बन जा रहा उन्हें। तो ये कुछ ना कुछ या तो टीआरएस की बीजेपी की कुछ मैच फिक्सिंग थी कि भाई एमएलए हमारे एमपी आपके बोल के। बहरहाल कुछ ना कुछ है ऐसा गेम, इसको आगे चल के हमको समझना चाहिए। और
तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो भाईचारे की तहजीब है। बीजेपी को तेलंगाना में कोई जगह नहीं है, ना तेलंगाना की आवाम के दिलों में जगह है। हम हिंदू मुसलमान मिलके हैं। वी आर फॉर द डेवलपमेंट, बाय द डेवलपमेंट, विद द डेवलपमेंट।